क्या प्रियंका नखरे कर रही है कि मैं उसे मनाऊं? उसने खुद से कहा कि नहीं पवन, अब तुम नहीं पिघलोगे। माँ ठीक कहती है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी तो ये तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगी। उसने तकिया कान पर रख लिया, अपने दिमाग में उठने वाली उन सोचों को दबा दिया जो उसे पुकार पुकार कर कह रही थी कि बाहर कुछ गलत हो रहा है। पवन ने अपने दिल को समझाया, प्रियंका अब वो मासूम लड़की नहीं रही बल्कि एक मक्कार और अदाकार बन चुकी है जो हर वक्त उसे और उसकी माँ को लड़ाने की कोशिश में लगी रहती है। बाहर आंगन में प्रियंका बेबस ठंडे फर्श पर पड़ी तड़प रही थी और उसके होठों से निकली आखिरी विनती भी सास के कमरे के बंद दरवाजे से टकराकर वापस आ गई। उसे अपना दम निकलता हुआ महसूस हो रहा था और वह बार बार अपने पेट को थाम कर कह रही थी कि मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना, तुम्हारे पिता अभी जाग जाएंगे, वे हमें बचा लेंगे। मगर पवन के कमरे का दरवाज़ा बंद रहा और सुशीला देवी के खर्राटों की आवाज़ हवा में गूंज रही थी जो इस बात का सबूत थी कि इस घर में इंसानियत दम तोड़ चुकी है। पवन को एक बार फिर दरवाजे पर किसी चीज़ की टकराने की आवाज़ आई तो उसने झुंझलाकर कहा, प्रियंका सो जाओ, क्यों आधी रात को मेरा चैन सुकून सब बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे ये ड्रामे अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। उसे क्या खबर थी कि जिस प्रियंका को वह ड्रामेबाज कह रहा था वह इस वक्त मौत और ज़िंदगी की लड़ाई से जूझ रही थी। और उसकी वही चुप्पी जिसे पवन गरूर समझ रहा था, दरअसल प्रियंका की जान की वजह बन रही थी। रात के उस पहर में जब सब सो रहे थे, सिर्फ एक ममता थी जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जंग लड़ रही थी, और एक शैतान था जो अपनी जीत पर तसल्ली से सो रहा था। जबकि वो फौजी पवन अपने दिमाग की दुनिया में कैद सच्चाई से कोसों दूर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत कठिन होने वाला था। प्रियंका के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे और उसने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे अब किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। और यही वो वक्त था जब घर की खामोशी किसी बड़े तूफान की कहानी सुना रही थी जो अगली सुबह पवन की जिंदगी को नर्क बनाने वाला था। उसकी माँ का बनाया हुआ झूठा स्वर्ग अब बिखरने के करीब था, मगर उसकी कीमत बहुत भारी होने वाली थी जिसका पवन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात का सन्नाटा अब चक्कर देने वाली चुप्पी में बदल चुका था। पवन के सीने में बेचैनी की अजीब सी लहर उठ रही थी जिसने उसे बिस्तर पर करवटें बदलने पर मजबूर कर दिया। उसे प्यास बहुत जोरों से लगी हुई थी। उसने सोचा कि शायद ठंडा पानी पीने से उसके दिमाग में लगी हुई आग कुछ कम हो जाए, और वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में टटोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में हल्की सी रोशनी थी, मगर जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि किचन का बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां से बर्फीली हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। पवन ने दिल में सोचा कि माँ तो कह रही थी कि प्रियंका सो रही है, तो फिर किचन का दरवाज़ा इस वक्त खुला क्यों है? वह जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुआ उसके गले में जैसे कांटे अटक गए। सामने का मंजर देखकर उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर चकनाचूर हो गया। प्रियंका किचन के गंदे और ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका आधा जिस्म बाहर आंगन की तरफ पड़ा था जहां अभी बर्तनों का ढेर अधूरा पड़ा था और साबुन वाला पानी उसके आसपास जमा हो रहा था। पवन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह दीवानों की तरह आगे बढ़ा और प्रियंका का सिर अपनी गोद में रखा। प्रियंका, आंखें खोलो, ये क्या मजाक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पवन ने उसके चेहरे को थपथपाया, मगर प्रियंका का जिस्म बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसके होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, सांस इतनी उखड़ी हुई थी जैसे कोई परिंदा आखिरी बार पंख फड़फड़ा रहा हो। पवन ने घबराकर अपनी माँ को बुलाया, माँ जल्दी बाहर आओ, देखिए प्रियंका को क्या हो गया। सुशीला देवी, जो शायद जाग रही थी, हड़बड़ाकर बाहर आई और मंजर देखकर एक पल को ठिठक गई, मगर जल्दी ही अपने ऊपर काबू पाते हुए बोली, अरे पवन बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत ज़िद्दी है। मैंने उसे मना किया था कि रात को रसोई में न जाना, मगर ये शायद चुपके से कुछ खाने आई होगी और उसे चक्कर आ गया होगा। पवन ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा और फटी हुई आवाज़ में बोला, माँ आप होश में तो हो? ज़रा देखिए तो सही, उसके हाथ साबुन से भरे हुए हैं। ये यहाँ खाने नहीं आई थी, यहाँ बर्तन धो रही थी, और बर्तन जो आपने मुझे कहा था कि आप धोती हैं। प्रियंका का ये हाल देखकर मुझे बताइए, क्या ये एक आराम करने वाली औरत का चेहरा है? सुशीला ने बात काटने की कोशिश की और बोली, देखो पवन, मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हो सकता है उसने जानबूझकर खुद को गिराया हो ताकि तुम्हें दिखा सके। पवन ने प्रियंका को अपनी बाहों में उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी खाली ढांचे को उठा रहा है।
प्रियंका का वजन इतना कम हो चुका था। पवन का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने माँ की तरफ देखा, बिना ठंडे शब्दों में कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया आपका ये झूठ वाला ड्रामा। प्रियंका की ये हालत एक दिन में नहीं हुई है। उसे महीनों से भूखा रखा गया है। उसे इस हाल में मजबूरी में लाया गया है। आप तो कहती थीं कि वह राजकुमारी की तरह रहती है। क्या राजकुमारी किचन के फर्श पर बेहोश मिलती हैं? प्रियंका ने हल्की सी आंख खोली और पवन के कपड़ों को अपने कमजोर हाथों से मुट्ठी में भर लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, पवन मुझे बचा लो, मेरा बच्चा पेट में नहीं चल रहा। माँ जी ने कहा था कि अगर मैंने ये बर्तन साफ ना किए तो वो मुझे कमरे में नहीं जाने देगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर पवन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रियंका को संभाला और गाड़ी की चाबी उठाई। तभी सुशीला ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकना चाहा और बोली, पवन मेरी बात सुनो, ये सब ड्रामा कर रही है। तुम इसे अस्पताल लेकर जाओगे तो पैसे खराब होंगे। मैं इसे अभी घर का बना हुआ लड्डू खिलाऊंगी, ये ठीक हो जाएगी। पवन ने एक झटके से अपनी माँ का हाथ दूर किया और दहाड़ कर बोला, माँ हट जाइए मेरे रास्ते से, भगवान के लिए अब अपनी जुबान बंद रखो। आपकी इस ममता ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं सरहद पर दुश्मनों की गोलियां सहने के लिए तैयार था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे घर के अंदर ही एक ऐसा जल्लाद बैठा है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का कातिल बनना चाहता है। पवन प्रियंका को लेकर गाड़ी की तरफ भागा। पीछे सुशीला खड़ी बड़बड़ाती रही, देखो कैसे जोरू का गुलाम बन गया है। मेरी एक नहीं सुन रहा, मगर पवन को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ प्रियंका की वह उखड़ी सांसें सुनाई दे रही थी जो उसे कह रही थी कि फौजी तुम सरहद तो जीत गए हो, मगर अपना घर हार गए हो। उसे याद आ रहा था कैसे वह अपनी माँ की हर बात मानता रहा और प्रियंका की हर चीखों को अनसुना करता रहा। उसे एहसास हुआ वो कितना बड़ा पाप कर चुका है, जिसने एक मासूम जान को इस नर्क में अकेला छोड़ दिया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए पवन ने प्रियंका के माथे पर हाथ रखा, जो अभी आग की तरह तप रहा था। उसने दिल में वादा किया कि अगर आज प्रियंका को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को और अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगा। सड़क पर गाड़ी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद को दौड़ा रहा था, जबकि प्रियंका बेहोशी में सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी कि पवन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी। पवन का जी चाह रहा था कि वह अपना सिर स्टीयरिंग पर मार दे, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ की बनाई हुई सारी झूठी कहानी एक भयानक नर्क बन चुकी थी, जिसका ईंधन उसकी अपनी मोहब्बत बन रही थी। वह बार बार प्रियंका से कह रहा था, प्रियंका आंखें खोल कर रखो, देखो मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, अब तुम्हें कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। प्रियंका की गर्दन एक तरफ ढलकती जा रही थी। पवन की चीखों ने रात के सन्नाटे को चीर दिया था। उसे लग रहा था कि वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है और वे सच्चाई जो उसे पहले नजर आ जानी चाहिए थी अब एक भयानक डरावने सपने की तरह उसके सामने खड़ी थी, जिसका अंजाम शायद बहुत खतरनाक होने वाला था। अस्पताल की इमरजेंसी लाइट की रोशनी में पवन पागलों की तरह स्ट्रेचर के साथ भाग रहा था और उसकी कमीज पर प्रियंका के ठंडे पसीने और मुट्ठी के निशान लग चुके थे। जैसे ही डॉक्टर ने प्रियंका को चेकअप के लिए अंदर दाखिल किया, पवन बाहर आंगन में सिर थाम कर बैठ गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसे बार बार अपनी माँ की वह आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह तो राजकुमारी की तरह रहती है। करीब 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर निकली। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा और गम दिखाई दे रहा था। पवन जल्दी से खड़ा हुआ और लपक कर उसके पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? क्या वह ठीक है? बच्चा ठीक है? डॉक्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और जेब में हाथ डाला। पवन को सिर से पांव तक ऐसी नज़रों से देखा जो शक से भरी हुई थी। आप इस औरत के पति हैं? उन्होंने सूखे शब्दों में पूछा। पवन ने बेचैनी से सिर हिलाया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस भरी और तेज आवाज़ में कहना शुरू किया, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पर्सनैलिटी तो बताती है कि आप देश की हिफाजत करते हैं, मगर क्या अपनी पत्नी की हिफाजत करना आपके फ़र्ज में शामिल नहीं था? ये औरत जिसे आप यहाँ लेकर आए हैं, ये मरीज नहीं है, ये एक लाश है जिसे ज़िंदा रहने के लिए ज़रा बराबर भी सहारा नहीं दिया गया। पवन का गला सूख गया। उसने हकलाते हुए पूछा, डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो कहती है कि वह उसे ठीक से खाना और दूध पिलाती है। डॉक्टर ने गुस्से से हंसते हुए कहा, कैसा खाना, कैसा दूध? इस औरत के जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं बचा है। उसके बच्चेदानी में पिछले 12 घंटे से सिवाय दर्द और सूखेपन के कुछ नहीं गया और वह सबसे ज़्यादा भूखे पेट रही है। उसके हाथ पाँव की रंगत बता रही है कि उसे ज़्यादा सर्दी में भारी काम पर लगाया गया था। उसकी कलाइयाँ देखिए,
नीली पड़ चुकी है। क्या आपके घर में प्रेग्नेंट औरतों से बर्तन धुलवाए जाते हैं? पवन के सीने में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसकी जुबान बंद हो गई। डॉक्टर ने बात चालू रखते हुए कहा, उसकी कमर की हड्डी पर निशान है, जैसे उसे किसी सख्त जगह पर लिटाया गया हो या उसे जमीन पर बैठाकर काम करने पर मजबूर किया गया हो। आपको मालूम है कि वह किस परेशानी से गुजर रही है? उसकी हालत इतनी नाजुक है कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि उसके अपने जिस्म में जान नहीं है। वह बार बार बेहोशी में एक ही शब्द दोहरा रही है कि मुझे बर्तन धोने दो, वरना मम्मी खाना नहीं देंगी। पवन की आंखों से सब्र के बांध टूट गए थे और वही दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। डॉक्टर ने उसके पास आकर थोड़ी नरमी मगर दो टूक शब्दों में कहा, कप्तान साहब, ये मेडिकल केस नहीं, ये एक मुजरिम की तरह इस औरत के साथ व्यवहार किया गया है। अगर इस औरत को आज यहाँ ना लाया जाता तो कल सुबह तक उसकी चिता में आग लग रही होती। उसके जिस्म में विटामिन और आयरन की इतनी कमी हो गई है, उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ने वाला था। हमने उसे ड्रिप लगा दी है, मगर उसे दवाओं से ज़्यादा अब खुराक और मोहब्बत की ज़रूरत है, जो शायद आपके घर में उसे कभी नहीं मिली। पवन ने नरमी आवाज़ में कहा, डॉक्टर, मेरी माँ तो मुझे रोज़ फ़ोन पर कहती थी कि प्रियंका बहुत खुश है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ठंडे शब्दों में बोली, माँ हमेशा सच्ची नहीं होती और पति हमेशा लापरवाह नहीं होते। आपने अपनी आंखों के बजाय अपनी माँ के शब्दों पर विश्वास किया और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी जाकर उसके लिए खून का इंतजाम करो और अगर हो सके तो अपने ज़मीर से भी पूछो, क्या आप इस जुल्म के बराबर के हिस्सेदार नहीं थे? पवन अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई है। उसे याद आया कि कैसे उसने प्रियंका को अपने सामने झाड़ दिया था जब वो चुप रहती थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उसे ड्रामा कहा था जब वो दर्द से तड़प रही थी। उसे लगा वह कितना बड़ा पापी आदमी है जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी उन शिकारियों के हवाले कर दी थी जिन्होंने उसे बोटी बोटी करके रख दिया। पवन के दिल में अपनी माँ के लिए एक ऐसी नफ़रत पैदा हुई जिसने ममता की हर तस्वीर को जलाकर राख कर दिया। उसे समझ आ गया, जो सच्चाई उससे घर में छुपाई जा रही थी वह एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आई है जिसका सामना करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने फैसला किया कि अब और ज़्यादा चुप नहीं रहेगा। प्रियंका के हर आंसू का हिसाब उन लोगों से लेगा जिन्होंने उसके घर को नर्क बना दिया था। पवन जब अस्पताल की वो भयानक रिपोर्ट जेब में डालकर घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक छाप थी जिसके पीछे तूफान छुपा हुआ था। सुशीला आंगन में कुर्सी डाले बड़े मज़े से चाय पी रही थी। पवन को देखते ही उन्होंने प्याला मेज पर रखा और बड़ी बेचैनी का ड्रामा करते हुए बोली, अरे पवन बेटा, आ गए हो तुम? मैं तो अभी अभी पूजा करके बैठी हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रियंका ठीक हो। डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। वह तो है ही कमज़ोर, ज़रा सी तकलीफ़ सहन नहीं कर पाती। पवन ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए बहुत धीमे शब्दों में कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है बस मामूली कमज़ोरी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो मैं उसे ले आऊँगी। अभी उसे वहीं दाखिला करना होगा। सुशीला के चेहरे पर एक तसल्ली भरी लहर दौड़ी और उन्होंने चारपाई से बिस्कुट उठाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि वो ड्रामा कर रही है। बस तुम उसे लेकर चले गए, बिना वजह अस्पताल का खर्च कर दिया। खैर, अब आ गए हो तो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। पवन ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और कहा कि माँ, आप ठीक कहती हैं, शायद मैं ही ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ। वैसे प्रियंका के कमरे की अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे उसके कुछ कपड़े चाहिए थे। सुशीला ने चाबियों का गुच्छा लटकाते हुए कहा, अलमारी में क्या रखा है? उसके पास सब पुराने कपड़े ही तो हैं। मैंने तो उसे कहा था कि नए कपड़े सिलवा लो, मगर वह तो सस्ती सोच की है। पवन चाबी लेकर कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ प्रियंका की अलमारी में उसके वे सूट जो पवन ने खुद खरीदे थे गायब थे और वहाँ सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। वह बाहर आया तो सुशीला किचन में बड़बड़ा रही थी, अब ये मुसीबत घर आ जाएगी तो फिर नखरे दिखाएगी। पवन किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ, प्रियंका के और कपड़े कहाँ गए जो मैंने पिछले त्यौहार पर उसे दिलाए थे? सुशीला ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, अरे वह तो उसने खुद ही किसी को दे दिए और कहती है मुझे पसंद नहीं है। तुम इन बातों को छोड़ दो, ये बताओ कि अब तुम कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? पवन ने अपनी माँ के हाथ देखे जो बड़ी सफाई से सब्जियाँ प्लेट में डाल रही थी और रोटी लगा रही थी। बोला, माँ, मैं सोच रहा हूँ अब मैं प्रियंका को अपने साथ ही अपनी ड्यूटी पर ले जाऊँगा, वहाँ का मौसम उसे अच्छा लगेगा। सुशीला ने जल्दी से हाथ रोका
और ऊंची आवाज़ में बोली, ये क्या कह रहे हो पवन? वहाँ जंग के मैदान में उसे ले जाओगे? वह तो यहाँ एक गिलास पानी नहीं उठाती, वहाँ तुम्हारा जीना हराम कर देगी। उसे यहीं रहने दो, मैं हूँ ना उसकी देखभाल के लिए। पवन ने दिल में सोचा, हाँ, आप हैं उसे ख़त्म करने के लिए। मगर जुबान से सिर्फ इतना कहा कि माँ, आपकी बात में वजन है। उसी बीच सुशीला का फ़ोन बजा और वे दूसरी तरफ अपनी किसी रिश्तेदार से बात करने लगी। पवन दीवार की ओट में खड़ा उनकी बातें सुनने लगा। सुशीला हंसकर कह रही थी, हाँ दीदी, पवन आ गया है, सुशीला को अस्पताल छोड़ गया है। चलो अच्छा है, किचन में सुकून रहेगा, वरना उसका मनहूस चेहरा देख देख कर मेरा तो खाना हजम नहीं होता था। पवन ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा है। अब मैंने पवन के कान भर दिए हैं, वह किसी और से फ़ोन पर बातें करती है। अब देखना, वह खुद उसे तलाक देकर निकाल देगा। पवन का खून खौलने लगा। उसका जी चाहा वहीं जाकर अपनी माँ का गिरबान पकड़ ले, मगर उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे भी वह आखिरी बार देखना था। प्रियंका के वापस आने पर क्या करने वाली थी? सुशीला फ़ोन रखकर पलटी तो पवन सामने खड़ा था। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पवन ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस देख रहा था कि आप कितना थक जाती हैं घर का काम करते हुए। सुशीला ने एक गुस्से भरे अंदाज में कहा, मैं तो थकती ही तुम्हारे लिए हूँ बेटा, बस भगवान तुम्हें अच्छी तरक्की दे, तुम उस मक्कार औरत को पहचान सको। पवन ने सर झुकाकर कहा, जी माँ, बहुत जल्द मैं उसे पहचान लूँगा और इस घर का फैसला भी करूँगा। वह अपने कमरे में चला गया, जहाँ प्रियंका की खुशबू अभी तक बाकी थी। उसे एहसास हुआ वह कितने बड़े सांप के साथ ज़िंदगी बिता रहा था, जो ममता का कपड़ा ओढ़े हुए थे। उसने फ़ोन निकालकर अस्पताल की कॉल और नर्स से कहा कि प्रियंका को अभी डिस्चार्ज न करो, मैं कल सुबह लेने आऊँगा। वह चाहता था कि आज की रात वह इस घर में बिताए और सुशीला के हर उस झूठ को रिकॉर्ड करे जो वह प्रियंका के रहते हुए बोल रही थी। रात भर सुशीला पवन के पास बैठकर प्रियंका की बुराई करती रही। वह कैसे कोरे बहाने करती, कैसे पड़ोसियों से बातें करती है। पवन चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था वह किसी दलदल में उतर रहा है जहाँ हर शब्द एक चुभन थी। सुशीला ने कहा, पवन बेटा, कल जब वो आए तो उसे कहना कि वह अपने मायके चली जाए। उसकी माँ ने उसे कोई तमीज़ नहीं सिखाई। पवन ने धीमे शब्दों में पूछा, अगर वह ना जाए तो? सुशीला ने गुस्से में जवाब दिया, तो मैं उसे धक्के देकर निकाल दूंगी। आखिर ये मेरा घर है। पवन ने एक सर्द आह भरी और कहा, बिल्कुल माँ, घर तो आपका ही है और इंसाफ भी आप ही का होगा। वह बिस्तर पर लेट गया, मगर उसकी आंखें छत को घूर रही थी। वह सुबह का इंतजार कर रहा था, जब वो प्रियंका को लेकर आएगा और इस नापाक ड्रामा को हमेशा के लिए ड्रॉप सीन करेगा। उसे अपनी माँ की हर हंसी में प्रियंका की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वह मेडिकल रिपोर्ट उसके तकिए के नीचे किसी बम की तरह दमक रही थी, जो किसी भी वक्त पलटकर इस घर के झूठे सुकून को राख कर सकती थी। पवन ने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगली सुबह जब पवन अस्पताल से प्रियंका को लेकर घर पहुंचा, तो प्रियंका के चेहरे पर डर की एक लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार पवन का हाथ थामकर धीरे से कहती थी, पवन प्लीज, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। माँ जी बहुत गुस्से में होंगी। पवन ने धोरे से काम लेते हुए प्रियंका को कमरे में लिटाया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, प्रियंका, तुम बस आराम करो, मैं यहीं हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वह प्रियंका को लिटाकर बाहर निकला तो सुशीला किचन से आंगन में आई और माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोली, अरे आ गई मैडम, अभी तो मैंने सोचा था कि कुछ दिन आराम से बिताऊंगी। पवन देखो, मैंने पहले ही कह दिया था, इस नखरे वाली के नखरे में नहीं उठाऊंगी। पवन ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और कमरे के पर्दे के पीछे छुपकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सुशीला समझी कि पवन बाहर चला गया। वह गुस्से में तिलमिलाती हुई प्रियंका के कमरे में दाखिल हुई। प्रियंका का कंबल खींचकर उसे बेड से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी और जोर से चिल्लाई, बहुत नाटक कर लिया तुमने। पवन के सामने बड़ा तमाशा लगाया कि तुम बेहोश हो गई हो। अब उठकर जा और वह ढेर कपड़े धो जो इतने दिन से पड़े हुए हैं, और खबरदार जो पवन को एक शब्द भी कहा, वरना उसे कहूँगी तुमने अस्पताल में किसी अनजान आदमी से बात की है। मैं तुम्हारे किरदार पर ऐसे दाग लगाऊंगी वह तुम्हें अपनी जूती की नोक पर रखेगा। प्रियंका रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई, बोली, माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर तरस करिए। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा बच्चा खतरे में है। मैं अभी किचन का काम नहीं कर सकती, ना मैं बर्तन धो सकती हूँ। सुशीला ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे तो वैसे भी तुम्हारी औलाद नहीं चाहिए थी।
मैं तो चाहती हूँ कि तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ ताकि मैं पवन की दूसरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दूँ। तुम एक बोझ हो जो मेरे बेटे के गले में पड़ गई हो। अभी पवन बाहर गया, उसके आने से पहले किचन साफ हो जाना चाहिए, वरना आज रात तुम्हें आंगन में सोना पड़ेगा। पवन जो पर्दे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, उसका खून खौल उठा और वह एकदम सामने आया और गरज कर बोला, बस करो माँ, बहुत हो गया आपका ये घटिया खेल। सुशीला पवन को देखकर बिल्कुल सुन रह गई। उनके चेहरे से रंगत उड़ गई और वह हकलाते हुए बोली, पवन बेटा तुम यहाँ कब आए? मैं तो उसे प्यार से समझा रही थी कि बेटा थोड़ा चल फिर लिया करो। पवन ने अपना मोबाइल उनके सामने लहराया, सर्द शब्दों में कहा, मैं सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ माँ। आपकी वह ममता भी और वह जहर भी जो आप मेरी गैर मौजूदगी में उंगली करती रही हो। आप तो कहती थी वह इस घर में खुश हैं, लेकिन आज आपका असली चेहरा मेरे सामने है और अब फैसला भी मेरे सामने ही होगा। प्रियंका आपकी बेटी है, क्या माँ के ऐसे रूप होते हैं? आपने मेरे बच्चे की मौत की तमन्ना की, आपने उस मासूम पर इल्ज़ाम लगाए जो कोई दुश्मन भी नहीं लगाता। सुशीला ने रोने का ड्रामा शुरू किया, बोली, पवन तुम अपनी माँ पर एक पराई औरत के लिए शक कर रहे हो। मैंने तुम्हें पाला है। पवन ने उनकी बात काट कर कहा, आपने मुझे पाला है, मगर आज आपने मेरे अंदर के बेटे को मार दिया है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी देख चुका हूँ, अब आपका ये चेहरा भी देख लिया है। अब इस घर में आपका कोई हुक्म नहीं चलेगा। प्रियंका उठो, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। प्रियंका ने हैरानी और खुशी के मिले जुले असर से पवन को देखा। सुशीला चिल्लाने लगी, अगर तुम इस मनहूस के साथ गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। पवन ने मुड़कर देखा और कहा, माँ मरा हुआ मुंह तो आप प्रियंका का देखना चाहती थी ना। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी बचाने जा रहा हूँ। इस घर से बहुत अच्छी है वो बॉर्डर की चट्टानें, जहाँ कम से कम पीठ पीछे छुरा तो नहीं घोंपा जाता। पवन ने प्रियंका का सामान एक छोटे से बैग में डाला और उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुशीला आंगन में खड़ी उन्हें बुरा भला कहती रही, मगर पवन के कान अब पत्थर के हो चुके थे। वो प्रियंका को लेकर एक छोटे मगर साफ सुथरे किराए के मकान में शिफ्ट हो गया, जहाँ सुकून ही सुकून था। कुछ वक्त बाद जब प्रियंका की रंगत वापस आने लगी और वह ठीक महसूस करने लगी, तो एक शाम पवन उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम कर रो पड़ा, प्रियंका मुझे माफ़ कर देना, मैं कितना अंधा था। मैंने अपनी माँ के झूठ को सच माना और तुम्हें उस नर्क में अकेला छोड़ आया। प्रियंका ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, पवन अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपको पता चल गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। पवन ने अब तय कर लिया था कि प्रियंका को कभी किसी दुख का साया भी नहीं छूने देगा। और इधर सुशीला उस बड़े से बंगले में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनकी उस सहेली की बेटी जिसके वह सपने देखती आई थी, उसने भी उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि पवन ने उसे पैसे देना बंद कर दिए थे। अब सुशीला खुद किचन में बर्तन धोती थी। जब उनकी कमर में दर्द होता था तो उन्हें प्रियंका की सिसकियां याद आती थी, जिन पर वह ठहाके लगाती थी। अब वो हर फ़ोन कॉल पर पवन का इंतज़ार करती थी, मगर पवन अब फ़ोन नहीं करता था, क्योंकि उसके पास अब एक खूबसूरत ज़िंदगी और एक तंदुरुस्त बच्चा था। कहानी का अंजाम उसे सबक बनकर मिला कि जुल्म चाहे कितना ताकतवर क्यों न हो जाए, एक दिन सच्चाई के सामने देर तक टिक नहीं पाता, और जो सच्चाई का कपड़ा पहनकर अपनेपन का ड्रामा करते हैं, वे असली सच्चाई के सामने बेनकाब हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी सुकून की नींद नहीं सो पाते। प्रियंका अब खुश थी, क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत का हक मिल चुका था और पवन एक जिम्मेदार पति बन चुका था, अपनी नई दुनिया बसा चुका था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।